बीते कुछ समय में आपने हिंदी समाचार चैनल पर जो समाचार सुने हैं उसमें उनकी वक्तव्य पे क्या ध्यान दिया है? याद कीजिए, पुलवामा के आक्रमण के समय चैनल्स किस तरीके से आपको समाचार दे रहे थे। वो थे, सभी चैनल्स ने ये कहा कि पुलवामा के हमले में हमारे सैनिक शहीद हुए। किसी ने ये नहीं बताया कि पुलवामा में आक्रमण हुआ और हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ। ये हमारे हिंदी साहित्य, हिंदी पत्रकारिता और हिंदी फिल्मी नगरी का आज का सच है। आज हिंदी राजभाषा दिवस है। आज ही के दिन 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ये कहते हुए कि 15 साल बाद हम इसको राष्ट्रभाषा बनाएंगे। अंग्रेजी को 15 साल के लिए वर्किंग भाषा के तौर पे रखा गया। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम परिचर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस परिचर्चा में मेरे साथ हास्य और व्यंग्यकार के अस्थाना जी हैं। राजभाषा में भारत सरकार की राजभाषा प्रभाग में संपादक रहे किशोर श्रीवास्तव जी हैं। स्तंभकार धीरज फूलमती सिंह जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं, जो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को शुरू करें, अगर आप इस कार्यक्रम को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमें Facebook पर लाइक कर सकते हैं। अब इस परिचर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा किशोर श्रीवास्तव जी से। किशोर जी, बीते 50 सालों में हिंदी को एक, अगर हम ग्रामर उसकी पे बात करें तो उसको क्लिष्ट भाषा बनाकर रख दिया है। हिंदी का शब्द आते ही हम लोग ऐसे महसूस करने लगते हैं जैसे कोई बहुत क्लिष्ट शब्द आ गया हो। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कल मेरी एक वकील से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि कांग्रेस ने आरएसएस का गणवेश जलाने का जो एक फोटो डाला है, तो वो मुझे 3 बार पूछे कि गणवेश क्या होता है। तो मैंने उन्हें बताया इंग्लिश में, उन्हें ट्रांसलेट करके, तो उन्होंने कहा कि क्या आप सीधा सीधा सरल भाषा में नहीं बोल सकते हैं जो ये गणवेश बोल दिया है। उसके बाद से मेरे दिमाग में आया कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। तो जब राजभाषा में आप रहे तो आपकी इस पूरे, ये जो हम साल में एक बार हिंदी को लेके पखवाड़ा मनाते हैं, इसमें क्या भूमिका रही और क्या आपका अनुभव है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हिंदी के नाम पर जी। कुछ बहुत क्लिष्ट शब्दों का बार-बार हम लोग सामने लाएँगे तो निश्चय ही उससे सुनने वालों को या समझने वालों को थोड़ी अरुचि होगी। जैसे इन सब शब्दों की वजह से ऐसे कठिन हमारे कार्यालय में जब हिंदी का समारोह होता था, हिंदी दिवस मनाया जाता था, तो लोग जी। बहुत ज़्यादा उत्साह में भर जाते थे। और फिर वो हाँ। लोग तरह-तरह के जैसे लौह पथगामिनी हाँ। उपयोग करना शुरू कर देते थे। आगे पूछते थे कंप्यूटर को क्या लिखें? संगणक ठीक है, हिंदी का शब्द है, मगर भारत सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी शब्द जो आपके प्रचलन में आ गया है, वो हिंदी में उसको समाहित करते हुए उसके प्रयोग की छूट दे रखी है। जब जी। प्रयोग की छूट दे रखी है तो हम मोबाइल का आके हमारे कर्मचारी पूछते थे मोबाइल को हिंदी में क्या लिखें, मतलब एक मजाक का विषय बना देते हैं उस चीज को। कंप्यूटर को हिंदी में क्या लिखें, तो बाल की खाल जब हम लोग निकालने लगते हैं तो हिंदी हास्यास्पद भी हो जाती है और दूसरों को कठिन भी लगती है। हमने अपने कार्यालय में एक प्रयोग किया था जिसमें हम बहुत से ऐसे शब्द थे जो लोगों को उसकी हिंदी नहीं समझ में आती थी, अंग्रेजी समझ में आती थी। जी। तो हम जब कोई भी आदेश निकालते थे, कोई भी परिपत्र जारी करते थे, तो उसमें अंग्रेजी शब्द को हम देवनागरी हिंदी में लिखते हुए ब्रैकेट में जी। उसका
अंग्रेजी लिख देते थे, या अंग्रेजी अगर उसको में लिख रहे हैं, मान लिया मेज लिखना है, कुर्सी लिखना है, तो कुर्सी लिखा, बगल में चेयर लिख दिया है, चेयर लिखा तो उसको ब्रैकेट में हम लोग कुर्सी लिख देते थे। इस तरह की मतलब भाषा का हम लोग उपयोग करते थे। इससे क्या होता था कि जब हम बार बार इस चीज को करेंगे, लोग जो कहते हैं हिंदी कठिन है या फलाना शब्द कठिन है, तो जब बार बार वो प्रचलन में आता है तो वो धीरे धीरे फिर वो ग्राह्य हो जाता है, लोग उसको फिर अपनाना शुरू कर देते हैं। और ये प्रयोग मैंने 33 साल राजभाषा का काम किया, संपादन किया पत्रिकाओं का, उसमें ये प्रयोग हमारा बहुत सफल रहा। दूसरी चीजें जो एक राजभाषा के काम को, बहुत सारे नियम हैं, नीतियां हैं, बहुत सारी पॉलिसी बनाई गई है, बहुत सारे संस्थाएं हैं, भारत सरकार के भी, सरकारी गैर सरकारी, सबको ये जिम्मा सौंप कर रखा गया है। परंतु इतनी सारी व्यवस्थाओं के होते हुए भी जब इसका कोई किसी के अंदर वो नहीं रहता, एक भावना नहीं आती, एक भय नहीं रहता। भय का तो वातावरण सरकार ने मना ही किया है कि भय मुक्त वातावरण में हिंदी को लागू करना है, तो वो भय मुक्त है तो वो लागू है। अब आप सरकारी कार्यालय कहीं भी कोई काम नहीं करेगा, उससे कहो उसको भय मुक्त रखो तो वो काम नहीं करेगा, क्यों करेगा? मैं यही रोका हूँ आपको, आप जो सरकारी पे आ गए। मेरा एक्चुअली में जो प्रश्न है वो मूलतः इस बात को लेकर है कि हम हिंदी के शब्दों को क्लिष्ट ही क्यों मान रहे हैं। नहीं, वो क्लिष्ट इसलिए मांगते हैं, देखिए वही हमने बताया कि हम लोग इसको बना देते हैं। जी, मैं इसी परिचर्चा में राजेश जी आपका स्वागत है। मैं के अस्थाना जी को नमस्कार जी, के अस्थाना जी को ला रहा हूँ। के अस्थाना जी, आज आपने एक व्यंग लिखा, वो व्यंग ही था, तो नहीं लिखा होगा, और उसमें आपने तमाम बातें करते हुए ये कहा कि महादेवी वर्मा ने जब हिंदी में मैं गीत जरा लिखे। सा करेक्ट करना चाहूंगा कि व्यंग जो है उससे बड़ा सच कुछ होता नहीं है। जी 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 जी, मैं अभी आपको आगे लेता हूँ। आपने लिखा कि महादेवी वर्मा जी ने गीत लिखे और हरिवंश राय बच्चन जी ने गीत लिखे, प्रेमचंद जी ने भी लिखा। तो फिर आपने लास्ट में कहा कि इन्होंने हिंदी की सेवा करने के लिए नहीं लिखा, इन्होंने गीत लिखे जिससे हिंदी समृद्ध हुई। और लास्ट में आपकी एक लाइन है कि हिंदी की दुर्गति के लिए बच्चन जी जिम्मेदार है। मेरा नहीं, वो व्यंग में था, पंच था वो। जी जी जी, वो पंच था। तो मेरा जो बेसिक सवाल है, प्रश्न है, वो ये है कि माफ कीजिएगा, मेरी भी भाषा में उर्दू के शब्द बहुत होंगे, क्योंकि मैं भी उसी परिवेश का हिस्सा हूँ जो हमने बना लिया है। कि हमको, जब हम गालिब को सुनते हैं, हम कि हमको मालूम है तगाकुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, तो हमको ये तगाकुल सुनना अर्थ नहीं तो भी नहीं लगता, ये हमको ऑब्सेस्ड करता है। और अगर हम वेशभूषा को गणवेश कह देते हैं, या कंप्यूटर को संगणक कह देते हैं, या ऐसे तमाम शब्द अगर हम शहीद की जगह बलिदानी कह देते हैं, अगर हम हमला की जगह आक्रमण कह देते हैं, तो ये ऐसा लगता है जैसे हम कोई एलियन है। और ये माहौल हमने बना दिया है। इसीलिए मेरा आज का जो सवाल था कि हमने हिंदी में इंग्लिश एक शब्द इजाद किया कि हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोलते हैं, ये हमारी आजकल की भाषा है, उसमें उर्दू का इतना मर्ज कर दिया हमने उसको, तो हमने कहीं ऐसा तो नहीं बलात्कार कर दिया है हिंदी का? हाँ, इसमें एक्चुअली बहुत सारे, देखिए मैंने बोला तो एक्चुअली आ गया, क्योंकि एक्चुअली इतना ज्यादा रोजमर्रा का शब्द है। हाँ। तो उसके लिए वास्तव में कहने में सोचना पड़ता है। वास्तव में है ये कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग संदर्भ में हिंदी के प्रयोग होते हैं। अब आप देखिए, चाणक्य सीरियल था, चाणक्य सीरियल में इतनी क्लिष्ट और इतनी अच्छी हिंदी बोली, उसके जो कलाकार थे द्विवेदी जी खास तौर से, और लोगों में वो इतना लोकप्रिय इसलिए था क्योंकि उसमें बिल्कुल शुद्ध हिंदी थी। तो शुद्ध हिंदी हमेशा मुश्किल लगती है, ऐसा नहीं। अच्छा, एक और शुद्ध हिंदी करने वाले फिर एक दूसरे एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गणित है, जैसे गणित में इन्होंने साइन को ज्या को ज्या कर दिया। हाँ। अब जो बच्चा कहीं गांव में पढ़ रहा है, वो हाई स्कूल तक तो ज्या को ज्या इस पज्या पढ़ रहा है। हाँ। और अचानक इंटर या और उसके बड़े कक्षाओं में गया जब, तो वहां पर भी उसको साइन टेन कॉस पढ़ना पड़ रहा है।
तो उनसे वो आपस में वो तारतम्य नहीं बैठ पाता है। तो ट्रांसलेट करने वालों को, अनुवाद करने वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि खासतौर से तकनीकी शब्द वो अंग्रेजी में ही रखें जिस भाषा में वो चल रहे हैं। जहां तक रही क्लिष्टता की बात, जब आप बच्चन जी को पढ़ते हैं, महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं, तो आप शुद्ध हिंदी के शब्दों के लिए तैयार होते हैं। आप अच्छे हिंदी के शब्द आते हैं। जब आप गजल भी पढ़ते हैं, जब आप एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो वाली जब गजल पढ़ते हैं, तो आप तैयार होते हैं कि हिंदी के शब्द आएंगे और हिंदी के शब्दों के आप तैयार। मतलब उन्होंने दुष्यंत जी ने हिंदी में गजल लिख के दिखाई। जी वही मैं कह रहा हूँ कि हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है और अच्छे तरीके से उनका प्रयोग गजल में भी हो सकता है। और वहाँ कतई नहीं अखरते, बस एक उसको सावधानी पूर्वक मतलब प्रयोग करने वाले की काबिलियत पर निर्भर करता है। अब काबिलियत शब्द है, जैसे वो है तो उर्दू, लेकिन अब काबिलियत के लिए अगर आप ढूंढ के प्रतिभा संपन्न वगैरह बोलेंगे तो लगेगा जैसे बड़ा कृत्रिम बोल। यही मेरा सवाल है कि हमने हिंदी को, जैसे अगर मैं उर्दू मैगजीन पढ़ूंगा या मैं किसी मुशायरे में जाता हूं, तो मैं अपने आप को मानसिक तौर पे ये तैयार करता हूं कि मुझे उर्दू ही सुनने को मिलेगी, मुझे उसमें हिंदी नहीं मिलेगी। जी। लेकिन मैं किसी इंग्लिश सेमिनार में जाता हूं तो मैं मेंटली प्रिपेयर होता हूं इस बात के लिए कि वहां पर इंग्लिश में ही बातें होंगी। कोई फ्रेज किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, फ्रेंच का हो सकता है, उर्दू का हो सकता है, इंग्लिश हिंदी का हो सकता है, मगर जो मेरी बोली जो मुझे वहां पे बोला जाएगा वो इंग्लिश में बोला जाएगा। तो यहाँ ग्रामेटिकल करेक्ट होना और जो शब्दों की वोकैबुलरी है, जो व्याकरण और हमारा शब्दकोश है, हिंदी में इतना भ्रमित कर दिया है लोगों ने कि उन्हें उर्दू के बिना वो लगता नहीं है कि हम उसे आसान तरीके से बोल रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कुछ जैसे टीवी चैनल वाले उनको गलतफहमी है। रेडियो जॉकी जो है उन्होंने कुछ भाषा को जानबूझ के खराब किया। मतलब ऐसा नहीं उनकी हिंदी से दुश्मनी थी, उनको गलतफहमी है कि इंग्लिश ही चल रही देश में। उनको नहीं पता है कि लोग भाग जब हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं तो उर्दू बोलते हैं। ये इंग्लिश और उर्दू मिली हुई इंग्लिश अक्सर लोग नहीं बोलते। कम से कम जो फॉर्मल जगहों पर बोली जाती है, औपचारिक, उसमें तो किसी भाषा की शुद्धता पर ध्यान रखते हैं। मैं आप ही की बात को मैं एक मिनट रोकता हूँ। मैं आप ही की बात को आगे ले जाते हुए राजेश बैरागी जी बुला रहा हूँ। राजेश जी, आप 20 साल आपने पंजाब केसरी के लिए पत्रकारिता की है और अब अपना समाचार पत्र भी चला रहे हैं, एक दृष्टि नेक दृष्टि। आपका तो नाम ही एक दृष्टि नेक दृष्टि है। तो ये जो हिंदी में उर्दू का अतिक्रमण आपके सामने ही बड़ा होगा, क्योंकि 30 साल पहले अखबार में उर्दू नहीं लिखी जाती थी। अब इसका चलन बहुत बढ़ गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये इतना आसान हो गया है कि कुछ भी कर दीजिए, हिंदी पढ़ते हुए उर्दू लगे। नहीं, दरअसल दो भाषाएं हमारे सामने हैं जी, हिंदी में ही। एक आम बोलचाल की भाषा है जी, एक किताबों की भाषा। जी। पुस्तकों में जो कुछ लिखा जाता है वो परिमार्जित और शुद्ध हिंदी का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। शुद्ध हिंदी का मतलब भी संस्कृतनिष्ठ हिंदी नहीं है जी। शुद्ध हिंदी भी आम बोलचाल की जैसी ही भाषा है, लेकिन वो चूंकि पुस्तकों में लिखा जा रहा है तो वहां पर हर शब्द उर्दू के बजाय हिंदी वाला ही उपयोग करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम कप कहने के स्थान पर प्याला और दूसरा बर्तन के बारे में सोचेंगे इतनी देर में हम प्याला कहते हैं। लेकिन जब हम मुगले आजम देखने गए तो सामान्य दूसरी प्रेम कहानियों की तरह उसको भी देखने गए थे, लेकिन वो एक राजशाही परिवार से संबंधित पिक्चर थी जिसमें प्रेम कहानी थी। तो वहां पर कुछ शब्द ऐसे आए जैसे वो कहते हैं तलखिया, तखलिया, तखलिया, सॉरी। तो तखलिया का अर्थ होता है एकांत। अब मतलब बाकी लोग चले जाएं वहां से। जी जी। अब उस तखलिया को पहले राउंड में नहीं समझ में आया था कि क्या है इसका मतलब, लेकिन दृश्य को देखकर समझ गए कि
इसने कहा है कि बाकी लोग हट जाएं यहाँ से। इसी तरह से जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें और संस्कृत निष्ठ हिंदी में और शुद्ध हिंदी में कहा है। मेरा मानना ये रहा है हमेशा से कि विशेष दर्जा प्राप्त लोगों तक संस्कृत रही है। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा विषय से अलग हट रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं, लेकिन मैं उस तक आने की कोशिश करूंगा कि संस्कृत जो है वो कभी भी आम जन की भाषा नहीं रही है। इसी तरह संस्कृत निष्ठ हिंदी भी कभी आम जन की भाषा नहीं रही है। जो मूल रूप में उर्दू है वो भी कभी आम जन की भाषा नहीं रही है। वो साहित्यकारों की भाषा रही है, संपादकों की भाषा रही है और उन लोगों की भाषा रही है जो विशिष्टता प्राप्त है। आम आदमी विभिन्न भाषाओं को एकाकार करते हुए जो उसको सरल से सरल जान पड़ती है, उस भाषा में बात करना, अपनी भावनाओं का संप्रेषण करना ज्यादा उचित मानता है। उसे इससे क्या लेना है? यदि महादेवी वर्मा एक प्रणाम शीर्षक से एक निबंध लिखती हैं तो वो संपादकों के लिए है, वो आम पाठक के लिए नहीं है। लेकिन वही गिल्लू लिखती हैं जब, तो वो आम आदमी के लिए, आम आदमी उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़कर नहीं, मैं एक बार रोक रहा हूँ आपको। हाँ जी। मुझे एक वक्तव्य याद आता है, संदर्भ याद आता है जी। प्रभाष जोशी जी का। जी। एक अखबार, उनके अखबार में एक खबर छपी कि मियाँ की पत्नी भागी या पति की बीवी भाग गई। एक तो जो वो संपादक थे तो उन्होंने हेडिंग को करेक्ट करते हुए अपने उस खबर लिखने वाले को टोका कि देखो, बीवी मियाँ की होती है और पत्नी पति की होती है। तो या तो पति की पत्नी लिखो कि भाई पत्नी भागी है किसी की, तो पति लिखो उसके आगे, और अगर बीवी लिख रहे हो तो फिर मियाँ लिखो। ये संपादक, हाँ, ये संपादक का हिंदी ज्ञान था। देखिए, जब साहित्यकार या पत्रकार या फिल्मकार एक भाषा के तौर पे वो अनेक भाषाओं का ज्ञान रख सकते हैं, लेकिन वो जिस भी विधा के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो उसको वो नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती उनके पास, उनकी भी है। और यही वो फर्क है जो हम धीरे धीरे 90 के दशक तो नहीं कहूंगा मैं, 2000 के दशक से, जब से टेलीविजन आया, जब से हमने हिंदी का मतलब, हिंदी चैनल का मतलब आम बोल चाल की भाषा बना दिया, तब से ये शुरू हुआ। और ये उर्दू का बढ़ता हुआ प्रयोग हिंदी को आज इस दौर में ले आया है कि जहां पर अब दशमलव की जगह अशारिया लिखना या बोलना और रह गया है। बाकी तो उर्दू ने पूरा तय कर ही लिया है कि हम हमले की बात होते हैं, और घोषणा नहीं होती है, आजकल ऐलान होता है। आप अगर खबर को, कभी भी समाचार को पढ़ेंगे तो ये लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ने की घोषणा, ये नहीं लिखते हैं प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया ऐलान। तो आपको वो हिंदी अखबार नहीं लगता है, अगर आप उसकी सिर्फ लिपि बदल दें तो वो उर्दू अखबार है। तो मुझे लगता है कि ये हिंदी को उर्दू से उतना खतरा नहीं है। उर्दू हमारी एक द्वितीय भाषा के रूप में भी रही है, क्योंकि 700 वर्ष हमारे हमने गुलामी बर्दाश्त किया, गुलामी बर्दाश्त की। वो उस विषय में नहीं जाकर हम ये कहें कि 700 साल अगर उनका शासन रहा, जो उर्दू जबान वाले लोग थे और उन्होंने अपनी शासन करने के लिए उर्दू जबान को इस्तेमाल किया, इसके बजाय 150 साल अंग्रेज रहे और हम अंग्रेजी के ज्यादा गुलाम हैं। नहीं, मेरा देखिए, अखबारों में मैं रोक रहा हूँ आपको। सवाल इसका नहीं है कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, सवाल इसका भी नहीं है। मैं अभी सवाल कह रहा हूँ उर्दू में कि आपको उर्दू आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। सवाल इसका है कि जब मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं सवाल बोल रहा हूँ, प्रश्न नहीं बोल रहा हूँ। तो जब मैं किसी विधा पे हूँ, अगर मैं हिंदी का नाटक देख रहा हूँ कि कृष्ण कहने में आसानी है कि कान्हा कहने में आसानी है? दोनों में अलग अलग बात आसानी की है, आसानी की नहीं है। आसानी की है कि मैं आम बोलचाल में अपने भावों को कैसे संप्रेषित कर सकता हूँ।
ठीक है, सबसे पहला सवाल, पहले सबसे मैं पहला सवाल मैं तो ये है। आप ही के पॉइंट को लेता हूं धीरज फूलमती सिंह से। धीरज जी, आप एक डॉक्टर हैं और विभिन्न विषय पे स्तंभकार भी हैं, लगातार आपके सभी हिंदी अखबारों में आपके जो स्तंभ हैं वो छपते हैं, आपकी लगातार आप बातें लिखते हैं। ये जो हिंदी और उर्दू, हिंदी में जो उर्दू का अतिक्रमण है, जिसको मैं बलात्कार भी कह रहा हूँ, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप आज के दौर के लेखक हैं? देखिए, मैं अगर मेरी अगर व्यक्तिगत राय अगर मानते हैं आप, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, अरे मेरी व्यक्तिगत राय अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको इतना कहूंगा कि मैं जो हूँ, मैं भाषा के क्या कहते हैं ना, सरलीकरण पे पक्ष सरलीकरण, हूं। इजी होना चाहिए। हाँ, जो सामान्य जन की जो भाषा है, जैसे अभी किसी ने कहा कि लौ पथ गामिनी, जी, अगर इस भाषा के शब्द को अगर हम ध्यान दें तो ये मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है, जो सामान्यतः हम मजाक में हिंदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिंदी के लिए जो शब्द है वो रेलगाड़ी, समझ रहे हैं आप? अब एक सिंपल एक चीज कह रहा हूँ कि जैसे अभी आप किसी महिला को अगर ये कह दीजिए कि तुम्हारी जो बिहेवियर है, भाव भंगिमा वो हत्यारिन जैसी है, तो कैसा लगेगा? महिला आपके बारे में क्या सोचेगी? देखिए, मैं आपको उसमें आज ये जोक जो है 20 साल से हम सुन मैं रहे अपनी हैं, बात कह रहा हूँ, मुझे अपनी बात कि कह लेने हसीना कातिल लग, हाँ, हसीना कातिल लग रही अगर है, वही तो चीज वो अगर आप आपको, उस महिला को वो कहें आपको, कि हाँ, क्योंकि आप, हाँ, तुम्हारी अदाएं जो है कातिलाना है, हाँ, देखिए पॉजिटिव इफेक्ट हो जाता है। नहीं, मैं एक यही कह तरफ रहा वो हूँ, चिढ़ मेरा जाएगी। पॉइंट, नहीं, मेरा पॉइंट यही है कि जब हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारी भाव भंगिमा हत्यारिन लग रही है, तो हत्यारिन का शब्द, उसका समानार्थी शब्द दूसरा भी हो सकता है। नहीं, हिंदी, हो देखिए सकता हिंदी, है। देखिए हिंदी में समानार्थी शब्दों का विशाल भंडार है। नहीं, अब हाँ, हिंदी हम में अगर ऐसी, समानार्थी शब्दों के लिए मैं अगर बात करूं तो हाँ, अभी एक देखिए कई चीजों का है ना, ऐसा हाँ, आकार प्रकार में, जैसे अभी आप बोले कि चिंगारी, ठीक, आग, हाँ, हाँ, ज्वाला, ये चीजें भले ही समानार्थी शब्द जैसे हाँ, लगे, मगर इनके आकार में वृद्धि हो जाती है। जंगल में चिंगारी नहीं लगती है, हाँ, आग लगती है। हाँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ। ये चीजों के, माचिस में चिंगारी होती है, नहीं, नहीं, आग नहीं देखिए, लगती है। देखिए भाषा का रूपांतरण कैसे बदल जाता है कि प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। अब अगर आप ऐलान और घोषणा में बात करेंगे तो आपको लगेगा कि घोषणा शब्द जो है ना, बड़ा आपको फैसिनेट नहीं कर रहा, ऐलान सरल लग रहा है, क्योंकि नहीं, आप उसको रोजाना अपने प्रयोग में ला रहे हैं। मेरा सवाल ही यही है कि क्या हमने हिंदी को इतना क्लिष्ट मान लिया है कि हमको उसका हर शब्द उसका क्लिष्ट लगने लगा है, और हम उसके बाद फिर रेफरेंस देते हैं कि हमको इसलिए मजाक लिया लग रहा है, या इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। देखिए मेरी बात अगर मैं कहूँ तो हाँ, मुझे लगता है कि हिंदी को अगर आप विकसित करना चाहते हाँ, हैं कि ये आम जन भाषा, आम जन लोगों की भाषा बने, या इसके एक लोग इसको कबूल ज्यादा करें या एक तरह से गर्व महसूस करें, तो सबसे पहले आपको हिंदी को रोजगार की भाषा बनानी पड़ेगी। जी, अभी रोजगार किस भाषा में है? इंग्लिश अगर आप जानते हैं तो आपकी गारंटी है, संभावना ज्यादा है कि आपको रोजगार मिल जाएगा। जी, आप एक चीज देखिए, हम जिस भारत में रहते हैं ना, वहाँ जी, गाड़ी के नंबर प्लेट होते हैं, आप देखे हैं? हम्म, गाड़ी के नंबर प्लेट इंग्लिश में लिखे होते हैं। जी, अगर वो हिंदी में आप लिखते हैं तो आप पे फाइन आ जाएगा। नहीं, वो आप ये अगर फर्क कन्नड़ और है। पंजाबी, नहीं, नहीं, अगर वो आप कन्नड़ और पंजाबी में भी लिखेंगे तो नहीं, भी फाइन आ जाएगा। हाँ, मैं कन्नड़ पंजाबी पे जाना नहीं चाहता, मैं हिंदी इंग्लिश या उर्दू पे आना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो हम्म, इंग्लिश है, हम्म, भले ही हम राजभाषा या कुछ भी कहें। हम्म, मुझे लगता है आपको हिंदी को विकसित करना है तो सबसे पहले, हम्म, ये अभी तो ये तय है कि भाई ये आम जन की भाषा हो रही है, मगर सबसे पहले आपको इसको रोजगार की भाषा समझानी पड़ेगी। अच्छा, जब तक हिंदी के जानने वालों का मजाक नहीं बनेगा, मतलब मजाक बनाया ना, आप बहुत अच्छा बोल दीजिए, बहुत अच्छा शुद्ध हिंदी में बोलिए, नहीं, नहीं, आपको देखिए विद्वान माना जाता हिंदी का मजाक क्षेत्रीयता के उभार के चलते उड़ता है। जैसे आप अगर महाराष्ट्र में हैं तो आपको भैया की भाषा कह के जो है वहाँ एक अलग वो कर दिया जाएगा। आप साउथ में हैं तो आपको हिंदी को है। लेके एक अलग बैर भाव मैं दिखेगा। थोड़ा सा आपको रोकूंगा, मैं जी, जी, थोड़ा सा आपके हाँ, रोकूंगा। अब मध्य प्रदेश में भी आप चले जाइए, हिंदी बोलिए, जी, जी, इंग्लिश बोलिए। जी, देखिए, इंग्लिश बोलने पे ना एक सामान्य एक आदमी के एक भाव में होता है कि यार ये अगर ये अंग्रेजी में बात कर रहा है तो ये समझदार होगा। हाँ,
हिंदी में बात है ठीक है, रोज के घर की खेती है, वो आपको इंटेलेक्चुअल नहीं मानेगा, आपको सुसभ्य मानेगा, संस्कारी मानेगा, मगर आपको इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान नहीं मानेगा। ठीक, बुद्धिमान मैं आप इसी तभी होंगे जी, जब आप अंग्रेजी में बात करते ठीक हैं। है, मैं इसी बात पे जो है वापस के अस्थाना जी को ला रहा हूँ। के अस्थाना जी, क्या वाकई ऐसा है कि अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तभी इंटेलेक्चुअल होंगे और हिंदी बोलेंगे तो इंटेलेक्चुअल नहीं रहेंगे? आपका आवाज अनम्यूट कर लीजिए। जी। मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं जो अभी बातें हो रही थी उनमें। जैसे हिंदी में बोलने पर लोग हंसते हैं, वो एक परिस्थिति विशेष में होता है। जी। जैसे फिल्म में गाना था, यदि आप हमें आदेश करें तो प्यार का नाम श्री गणेश करें, तो वो उस स्थितियां ऐसी बनाई गई थी कि वो मजाक जैसा लग रहा था। और वही मैंने एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था कि चाणक्य में इतनी क्लिष्ट हिंदी बोली जा रही थी, वही उसकी सुंदरता थी। जी जी। इतना वो सीरियल इसीलिए देखा जाता था क्योंकि उसमें अच्छी हिंदी थी। तो जी, अच्छी हिंदी भी पसंद की जाएगी, लेकिन वो उसका संदर्भ सही होना चाहिए। अगर विज्ञान की पढ़ाई हो रही हो, बड़े क्लिष्ट शब्द यूज किए जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सही संदर्भ में अच्छी भाषा बोली जाती है, बहुत पसंद की जाती है। आप जयशंकर प्रसाद को इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसकी भाषा आपको अच्छी लगती है, भाषा की जो ब्यूटी है वो समझ में आती है, इसलिए आप पढ़ते हैं और एक अलग ही वो बनता है। हर जगह कम्युनिकेशन के लिए भाषा को डाइल्यूट करते रहना भी सही नहीं है। और जो सचिवालय वाली हिंदी होती है बिल्कुल इतनी क्लिष्ट, पूरा पैराग्राफ एक सेंटेंस का होता है। जी जी जी। उसमें कब कहाँ किसका रेफरेंस दिया गया, कुछ पूरा सेंटेंस आप पढ़ जाइए, समझ नहीं आएगा कहना क्या चाहते। तो उतनी क्लिष्ट हिंदी भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बीच का रास्ता हो व्याकरण हिंदी की। और जो बहुत ज्यादा चलने वाले चलताऊ शब्द उनको कहते हैं, उनसे तो भाषा चलताऊ हुई। उर्दू के भी अच्छे शब्द हैं, वो अगर प्रयोग किए जाए, हिंदी के अच्छे शब्द प्रयोग किए जाए तो बोलचाल की भाषा भी अच्छी भाषा बन सकती है, सुंदर भाषा बन सकती है। चलताऊ शब्द हिंदी में भी है, हर जगह जरूरी नहीं है कि चलताऊ शब्द भी बोले जाए, कम्युनिकेशन उसके बिना भी होता है, अच्छे शब्दों से भी होता है। तो हमारी समझ से कि भाषा की थोड़ी सी धीरे धीरे करके उसकी शुद्धता बनानी चाहिए। जी, मेरा जो सवाल था, जो धीरज जी कह रहे थे कि असल में हिंदी जो है रोजगार की भाषा नहीं, और हिंदी में आज ये हाल है कि अगर आप बोलते हैं कि मैंने हिंदी में एमए किया है, तो लोग आपको, वाकई ये सच है कि हिंदी में एमए करने वाले को इंटेलेक्चुअल नहीं मानेंगे और इंग्लिश में एमए करने वाले को मानेंगे कि हाँ इसने कुछ किया होगा। रोजगार दोनों को नहीं मिलता है। साहित्य पढ़ने वाले को रोजगार नहीं इंग्लिश लिटरेचर को मिल रहा है, ना हिंदी को मिल रहा है। जी। बाजार में जरूर इंग्लिश का बोलबाला है। और देखिए हम लोग 200-300 साल की जो गुलामी है उसमें यही है कि कोई अगर इंग्लिश में वही बात कहता है तो हम इंप्रेस होते हैं। ये एक सच्चाई है जो कि धीरे धीरे दूर होगी और काफी हद तक दूर होगी। जी, मैं आपका एक पॉइंट जो आपने बोला कि सचिवालय की जो भाषा है बड़ी क्लिष्ट है, और किशोर श्रीवास्तव जी भारत सरकार में राजभाषा प्रभाग में संपादक रहे हैं और इन्होंने कई पत्रिकाएं भी वहां से निकाली हिंदी की, और अभी रंगकर्मी भी हैं। आज इन्होंने एक बड़ा अच्छा वो निकाला अपने अपनी पत्नी के साथ वीडियो मैंने डाला भी था आज, कि जिसमें इन्होंने अंत में साबित किया कि भाई हिंदी सम्मान भी दिलाती है। तो किशोर जी, ये जो एक आरोप है हमारे सरकारी कर्मचारियों पर भी, और आप तो उनके हेड रहे हैं, कि आप लोगों की भाषा इतनी क्लिष्ट हो जाती है इनके लोगों के हिसाब से कि लोग उसको फिर मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि भाई ये क्या आ गया, बवाल आ गया। देखिए, हाँ, वो ये सच है कि ऐसा होता है, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही ऐसे शब्द आते, क्लिष्ट शब्द आते या समझ नहीं है। ये हमारी आदत में नहीं है, हम अभ्यास नहीं करते। हम डिक्शनरी खोलकर, एक अंग्रेजी में तो हम 4 बार डिक्शनरी खोलकर देख लेंगे, हिंदी के लिए हमें जोखिम उठाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें सब पका पका मिल जाए। तो मुझे तो लगता है कि जब हमारे पास कभी अनुवाद के लिए जब मंत्रालय से कोई डॉक्यूमेंट्स आता था, तो उसमें आधे एक पेज के पैरा होते थे। तो और हमसे ये कहा जाता है कि इसको तोड़ तोड़ के लिखिए, मतलब अगर 50 लाइनें 100 लाइनें, इसको तो 2-2 4-4 लाइनों में तोड़ के। तो हमें तो वो क्लिष्ट लगता था कई बार समझ में, और जब अनुवाद के लिए आता था तो वो ऐसा लगता था कि जैसे फोटोकॉपी मशीन में डालना और निकालना है, उतना टाइम भी नहीं होता था।
अब ऐसे समय एक अनुवादक क्या करेगा बताइए, जहां तक कि उसको सरल करने की बात है, सरल करने की बात तब आएगी जब उसमें वो मेहनत करेगा। जब मेहनत का समय ही नहीं है तो फिर वो तो गूगल में मतलब निकालेगा। एक परेशानी ये भी है कि हमने बाबू बैठा लिए हैं बजाय इसके कि वहां पर हाँ साहित्य के बिल्कुल लोग होने बिल्कुल। चाहिए थे। नहीं, और क्योंकि हम दूसरे हमें उनको समय भी नहीं दिया जाता। अगर जो अंग्रेजी ड्राफ्ट होता है, मान लिया 10 दिन में तैयार होता है, हिंदी अनुभाग में आता है तो उसको 1 घंटे में चाहिए, 1 घंटे में अनुवाद भी हो जाए, टाइप भी हो जाए, तो ऐसे में वो कैसे एकदम आपको सरल करके दे देगा? वो तो गूगल पे जाएगा, मारेगा, वहां भेज देगा। तो दूसरी चीज, हम अभ्यास की आदत नहीं रखते हैं। और एक बात और, हम आप मीडिया से हैं, परंतु मुझे लगता है 2000 के करीब से कुछ अखबारों ने ऐसा प्रचलन शुरू किया कि हिंदी का स्वरूप ही बिगाड़ के रख दिया। हम अखबार पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, अगर वही हमारी भाषा को कुरूप करता रहेगा, जटिल बनाता रहेगा, तो हम आप नवभारत टाइम्स उठा लीजिए, उसमें आधे शब्द अंग्रेजी के होते हैं, उर्दू के होते हैं। तो अब हम नवभारत टाइम्स हम पढ़ते हैं तो हम क्या सीखेंगे? वहीं से तो सीखेंगे, और कोई जरिया है नहीं हमारे पास सीखने का। तो जब इस तरह की वो परिपाटी चलेगी तो हम कोई कठिन शब्द है, अंग्रेजी का भी कठिन बहुत सारे शब्द होते हैं, हम उसको बार बार जब उपयोग में लाते हैं तो वो सरल लगने लगता है। यही बात हिंदी के साथ है, मगर वो हम हिंदी के साथ वो हम बाबू लोग क्या करते हैं, फाइल उठाई, पिछला देखा जो 2 साल 3 साल पुराना, उसी को नकल मार के आगे बढ़ा दिया। और हिंदी करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग लगाना ही नहीं चाहते। जो थोड़ा बहुत दिमाग है उसमें वो खपाएं क्यों, तो जो सरल चीज है उसी में आदमी प्रयोग करता है। आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा बोला। एक तो हम अभ्यास नहीं करते हैं जी, और कोई भी नया शब्द आता है तो हम उसे क्लिष्ट कह के अपना दामन छुड़ा लेते हैं कि भाई ये बेकार चीज है यार, बताओ ऐसी ऐसी हिंदी से भी क्या फायदा। मैं राजेश बैरागी जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, ये जो पत्रकारों पर भाई आरोप है, और नवभारत टाइम्स को लेकर आपकी और मेरी बात भी परसों हो रही थी, जब हम लोग कुछ परिचर्चा कर रहे थे कि हिंदी के अखबारों में किस तरीके से कंटेंट को लेके हम जो है इस तरह कंटेंट पे बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि मैं नवभारत टाइम्स से इसलिए नाराज रहता हूँ कि वो तो जो है इंग्लिश में ही लिखता है, मतलब वो इंग्लिश मिक्स कर देता है। ये जो परिपाटी है, इसको रोकने के लिए मैंने खुद जो है, हमने एनसीआर खबर में अभी बीच में मैंने इंटरव्यू भी लिए, सारे काम करी, तो मैंने लगातार ऐसे लोग खोजने की कोशिश करी जो हिंदी में एक पूरा वो लिख सकें, कॉपी लिख सकें। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस भी है कि मैं वो लोग ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, वो जिन अखबारों को पढ़कर बड़े हो रहे हैं, खासतौर पे जो दिल्ली एनसीआर में नवभारत टाइम्स पढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि यही हिंदी है। तो ये जो बात है, इसको अखबार या जो मीडिया है हमारा, जो पत्रकार हैं, अब इसको कैसे सुधारा जाए? दरअसल ये एक दरअसल भी कदाचित का उर्दू ही वर्ड कदाचित हमने हमने जी ये मान लिया है कि किसी प्रकार भी सफल होना है जी, और यदि ये पैमाना है जी, यदि ये मानक है जी, तो फिर कोई भाषा और कोई संस्कृति सुरक्षित नहीं रह सकती, अपने मूल स्वरूप को खो देगी। जी, जी, प्रभाष जोशी जी की आपने जिक्र किया। जी, प्रभाष जोशी ने जनसत्ता के संपादक होने के साथ और जनसत्ता को शुरू करने के साथ ये तय किया, ये संकल्प लिया और एक तय किया उसके लिए कि उसकी भाषा आम बोलचाल की भाषा रहेगी। जी, उसके मुझे कुछ शब्द अभी भी याद रहते हैं, जैसे ठोर मौत हो जाना, इस तरह के वो शब्द यूज करते थे, उपयोग करते थे। और वो अखबार कहाँ है? खत्म हो गया, खत्म हो गया। और नवभारत टाइम्स कहाँ है? वो दौड़ रहा है। इंडिया टीवी दौड़ रहा है। और ये वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा का झंडा लेकर चले थे।
चाहे वो इंडिया टीवी हो, चाहे वो नभा टाइम्स हो, ये लोग भारतीय भाषा और संस्कृति का झंडा लेकर चले थे और इन्होंने भाषा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आज भी जो अपने आप को चाहे वो राष्ट्रीय कहें, लेकिन उनकी अभी भी स्वीकार्यता क्षेत्रीय अखबार जैसी है, वो अमर उजाला हो या और दूसरे आज जैसे समाचार पत्र हो, उनमें भाषा का संरक्षण किया जा रहा है। लेकिन जिन पर ज्यादा बड़ी दायित्व था, उन लोगों ने उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और पत्रकारों के लिए तो अब भाषा कोई मतलब नहीं रहा। उनके लिए जितनी तेजी से बोलना और जितनी जल्दी से खबरें देना और उसको एक स्तंभ को, उसके एक जगह को भरने की उनके ऊपर जो जिम्मेदारी डाल दी गई है, जब पत्रकार, शिक्षक, नेता ये सब उत्पादक बन जाएंगे तो ये कलाकार नहीं रह पाएंगे, जबकि ये कलाकार थे। भाषा के साथ जो इन्होंने असली बलात्कार तो इन्होंने किया, किसी और भाषा ने नहीं किया। मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूँ। उर्दू के बारे में तो ये तय है कि उर्दू के अखबार जो चलते हैं उनमें जो अंक लिखे जाएंगे, उन्होंने ये मान लिया, शुरू से तय कर रखा है कि वहां पर अंग्रेजी के अंक रखेंगे वो। हाँ। लेकिन हिंदी समाचार पत्रों के साथ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उन्होंने इसे खुद से स्वीकार किया और भाषा को तहस नहस करने में इन लोगों को कभी क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं आप ही के पॉइंट को अब धीरज जी पर आ रहा हूँ। धीरज जी, लोग कहते हैं कि जनता को यही पसंद है, हम पब्लिक डिमांड पर यही कह रहे हैं, ठीक है ना। हमारे बॉलीवुड ने पब्लिक डिमांड के नाम पर हिंदी का बहुत मजाक भी उड़ाया, सारे काम भी करे, लेकिन इसी बॉलीवुड में बाहुबली, RRR जैसी फिल्में आती हैं, या जो साउथ से हिंदी में डब होकर फिल्में आई, उनकी हिंदी क्लिष्ट होने के बावजूद पसंद की गई। देखिए, मैं और बॉलीवुड में जो बॉलीवुड ये कहता है, जिसको आज हम बॉलीवुड की जगह उर्दू वुड कहने लगे हैं, जिसकी लगातार बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, उसका कारण बेसिकली ये है कि वहां भाषा के नाम पर हिंदी को एकदम पीछे कर दिया गया। हिंदी फीचर फिल्म में डायलॉग आपके उर्दू में होते हैं, सिर्फ इस बात का उदाहरण देके कि साहब ये जनता को पसंद आ रहा है। तो अब तो जनता को भी ऐसी फिल्में पसंद आ रही हैं जहां हिंदी अच्छी तरीके से बोली जा रही है। तो क्या इसमें कोई बदलाव होगा फिल्मकारों में, या हम मान बैठे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम जहाँ बैठे हैं सब पत्रकारों की मंडली है। जी जी। मैं भी भले ही प्रोफेशनली मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, बट मैं भी अखबारों में लिखता हूँ। घूम फिर के मुझे ऐसा लगता है कि जो अखबारों में बोली जाती है, जो अखबारों में लिखी जाती है, वही भाषा है। या जो फिल्मों में बोली जाती है, हम अखबार से बाहर या फिल्म के बाहर झांकना ही नहीं चाहते। हमें लगता है हमारी हिंदी या हमारी उर्दू सब वही घूम रही है। प्रैक्टिकली आप बात करें, मुझे ये बच्चों की पढ़ाई में भी है। मैंने अपने ही बेटे की 4th क्लास की किताब में कई जब मैंने पढ़ी कहानियां, तो मुझे उसमें लगा कि ये हिंदी के नाम पे बच्चों को उर्दू पढ़ाया जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे आपने उदाहरण दिया कि RRR या राजा मौली की जो दूसरी फिल्म बताया था आपने, तो उसमें आप देखेंगे कि जो फिल्म का टाइटल है सब अंग्रेजी है। दूसरी बात, मैं आपको अगर उर्दू और हिंदी का अगर आप कंपेयर करें, तो 1976 के पहले जब दिलीप कुमार, नरगिस, राज कपूर, दिवानंद, इनका दौर था, मधुबाला, इन लोगों का जो दौर था, उस वक्त अगर आप ध्यान देंगे, 76 के पहले, मैं और कहूंगा कि 1970 के पहले आप ध्यान देंगे तो ज्यादातर हिंदी फिल्मों में उर्दू का प्रयोग होता था। मगर जैसे जैसे मिथुन चक्रवर्ती का समय आया, गोविंदा का समय आया, जितेंद्र का समय आया, धर्मेंद्र के 50 साल के बाद का समय आया, सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान, आज की जो है देखेंगे ना आप, आज की फिल्मों में ज्यादातर हिंदी है। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो देवनागरी में ना होके इंग्लिश में लिखी होती है। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ धीरज जी, शायद आप थोड़ा समय इसको करेक्ट करता हूँ। 70s से पहले फिल्में, हिंदी फिल्में बनती थी और उर्दू फिल्में बनती थी। जैसे महबूब की मेहंदी
एक उर्दू नहीं, जब आप उसको देखेंगे तो महबूब की मेहंदी का जो सेंसर बोर्ड का जो अप्रूवल है वो उर्दू फिल्म के लिए है। निकाह जो है वो उर्दू फिल्म है, और जो हिंदी फिल्म है वो जो हिंदी फिल्म के नाम पे वो हिंदी फिल्म है। मुगले आजम हिंदी फिल्म नहीं है। जब आप उसका सेंसर बोर्ड का देखेंगे तो उसमें बाकायदा लिखा होता है कि वो उर्दू फिल्म है। भारत में उर्दू फिल्मों के लिए कोई मनाही नहीं थी। इसीलिए जब धार्मिक फिल्म बनती है तो जो उसकी भाषा होती है वो क्लिष्ट होते हुए भी हिंदी की होती है। जो बात के अस्थाना जी कह रहे हैं कि जब चाणक्य सीरियल बनाया गया, रामायण बनाया गया, महाभारत महाभारत बनाया गया, तो डॉक्टर राही मासूम रजा उसके डायलॉग राइटर हैं, मगर वो हिंदी लिख रहे हैं। तो मेरा यही सवाल है कि आप महाभारत में उर्दू कैसे सोच सकते हैं सर? या मैं यही कह रहा हूँ, जो फिल्म बता रहे हैं, आरआर जो फिल्म बता रहे हैं वो एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक जैसा था, उसमें उर्दू कैसे सोच सकते हैं? नहीं, मैं यही बता रहा हूँ बाहुबली है, उसमें उर्दू कैसे सोच सकते हैं? तो मैं यही बता रहा हूँ कि जो हमारी फिल्में, जो आज का परिदृश्य है, उसमें आज स्थिति ये है कि जब ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म आती है और उसमें शिवा और ऐशा नाम का कैरेक्टर है जिनको आप शिव और पार्वती से रिलेट कर रहे हैं, मगर वो सूफियाना गाना गा रहा है। देखिए, जो पतन है भाषा नहीं, भाषा का जो पतन है वो इस बात पे है कि जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा कि जब आरआरआर बाहुबली बनती है तो वो सांस्कृतिक उद्भाव को दिखा रहा है, तो वहां पर वो उर्दू कैसे बात करेगा। लेकिन मेरा सवाल यही है कि बॉलीवुड में जब ब्रह्मास्त्र बनती है तो ऐशा और शिव नाम होने के बावजूद वो गाना केसरिया और सूफियाना गा रहा है। तो ये जो बॉलीवुड में उर्दू का अतिक्रमण फिल्मों में, मैं इसको अभी हम पत्रकारिता पे बात कर रहे थे, अब हम फिल्मों पे भी बात कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर, ये प्री डिफाइन है, ऐसा नहीं है कि निर्देशक के दिमाग में नहीं होगा कि अगर मैं शिव दिखा रहा हूं तो शिव सूफियाना की बात नहीं करेंगे। सूफियाना बिल्कुल रिलीजियस अपोजिशन हो गई। मैं अभी बोलता हूँ, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हम एक सीमित दायरे में ही घूम रहे हैं, या तो अखबार की बात करें या फिल्मों की बात करें। देखिए भाषा जो है ये आम जन की भाषा है, हम क्यों, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, हम क्यों सीमित पे आ रहे हैं? क्योंकि साहित्यकार, फिल्मकार और पत्रकार, साहित्यकार, फिल्मकार, पत्रकार, जी, हाँ, ये 3 लोग जो हैं मुख्य स्तंभ हैं किसी भी भाषा को उभारने के लिए और उसका पतन करने के लिए। इसीलिए हम आज इन 3 पे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं इसको एक बार आप बताओ, सर ने एक बार एक मजाक में कही, मगर वो बात सही है। साहित्यकार, फिल्मकार और पत्रकार। अगर आप फिल्मकार को छोड़ दें तो बाकी जो 2 बिरादरी है बेरोजगार है। मेरी बातों को अगर बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा, बट सच्चाई यही है। मुझे लगता है मैंने एक मैं अपनी बात अगर जोर दे के कहूँ तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आपको अपनी भाषा को विकसित करना है तो आपको रोजगार की भाषा बनानी पड़ेगी। आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, आप पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। आप बाकी सब चीजें बात कर रहे हैं। हम लोगों को लगता है आप 11वीं के बाद आप पढ़िए, 10वीं कक्षा के बाद आप, अगर मैं गांव के बारे में तो नहीं जानता, मगर शहरी क्षेत्रों में जितने भी कॉलेजेस हैं सब इंग्लिश पढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपका इंग्लिश में बात करता है, कोर्ट ज्यादातर इंग्लिश में बात करता है। अब आप ये सोचिए कि मुझे अगर ये लगे कि मेरी मेडिकल की बात कर रहा हूँ, मेडिकल में मैंने 10वीं तक, अपनी 10वीं कक्षा तक हिंदी माध्यम से पढ़ा, 12वीं मैंने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा है, साइंस, फिर उसके बाद मैंने मेडिकल में ज्वाइन किया। वहां पर मुझे एक वक्त ऐसा था कि मैं लगभग हिंदी भूलते जा रहा था। बट ये चीज ये बताइए कि जहां भी आप वकालत में चले जाइए, आप मेडिकल प्रोफेशन में चले जाइए, इवन आप कहीं भी, और आप भिखारी बोल दिए और पुअर बोलिए, देंगे फर्क पड़ जाता। मुझे ये लगता है कि अगर आपको हिंदी को विकसित करना है तो आपको इसे रोजगार की भाषा बनानी पड़ेगी। उर्दू 700 साल विकसित था तो ये रोजगार की भाषा थी। इंग्लिश अगर आज विकसित है तो ये रोजगार की भाषा है। चाइना में अगर आप चीन में चले जाएं तो चीन में भी मैंड्रियन है, वो रोजगार की भाषा है। ठीक, मैं अब मैं अस्थाना जी के पास आ रहा हूँ। अस्थाना जी, ये जो बात आ रही है बार बार, रोजगार की भाषा है, हम लोगों के कुछ दोष हैं, व्यावसायिकता फिल्म पे हावी है। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हिंदी के लिए हिंदी दिवस है, लेकिन उर्दू बिना किसी सरकारी प्रोत्साहन के स्टैंड करती है। उर्दू को कोई सरकारी
प्रोत्साहन नहीं है। जी। उसके लिए रेखता जैसी संस्था बन जाती है 10 साल पहले, जो लगातार उसके लिए इवेंट करती है। तो ये क्या विल पावर की कमी है, या हम खुद ही मान बैठे हैं कि हिंदी के लिए करना ही नहीं चाहिए? हम बार बार उसको कहते हैं ये बेरोजगारों की भाषा है, इससे हमें रोजगार नहीं मिलता। उर्दू से भी रोजगार नहीं मिलता। पहले मैं मतलब आज भी स्पष्ट कर दूं कि उर्दू पढ़ने से सिवाय मदरसों में नौकरी के बाकी कुछ नहीं मिलता। उर्दू में तो मुशायरे में भी पेमेंट कम है, कल सम्मेलन में पेमेंट ज्यादा है। जी जी जी। तो हिंदी में फिर भी रोजगार हाँ, लेकिन उसके उर्दू बावजूद आपकी हिंदी से ज्यादा विकसित नहीं है सर। आप देखिए हिंदी जैसे जैसे विकसित हो रही है, उर्दू का विकास खत्म हो रहा है। जी जी, सुनिए एक मिनट। तो मेरा सवाल ये है कि उर्दू के लिए रेखता जैसे बड़े बड़े ग्रुप आ जाते हैं, जिनको चलाने वाले लोग हमारे ही हिंदी भाषी लोग हैं। हिंदी के साथ ऐसा चैलेंज नहीं। तो क्या ये सिर्फ विल पावर की कमी है और हम बहाने ढूंढते रहते हैं, अपने तर्क ढूंढते रहते हैं, या वाकई रोजगार की भाषा नहीं है इसलिए सब कुछ है? इसमें एक्चुअली बहुत सारे कई डायमेंशन है इस समस्या के। जी एक तो जो हिंदी दिवस होता है उससे कोई हिंदी का फायदा है। जी जी। हिंदी दिवस मनाने वाले लोगों का थोड़ा बहुत फायदा है। कुछ कवियों को कब आज सम्मेलन में आज जाते मेरी हैं। बात हो रही थी किशोर जी से, तो किशोर जी कह रहे थे कि किसी ने उनसे कहा कि भाई आज हिंदी दिवस है और श्राद्ध के महीने में, तो हमारे लिए तो ये श्राद्ध दिवस है। मतलब ये साहित्यकारों का सोच है। नहीं नहीं, वो खैर बात तो मजाक में कही गई होगी, लेकिन है भी ऐसा ही। हिंदी दिवस का कोई हिंदी के जो विकास हो रहा है उससे कोई संबंध नहीं। जी जी। दोनों बिल्कुल अलग चीजें। वो एक औपचारिकता है, हिंदी दिवस मनाना है तो मना ली जाती है। जी जी। हिंदी पखवाड़ा, हिंदी महीना, हाँ। बैंक वगैरह में तो पखवाड़ा होता है, खूब अच्छा बजट होता है। जी जी। और हिंदी संस्थान जितने हैं वो कुछ किताबें छपवाते हैं, कुछ वो कब सम्मेलन कराए। जी जी। तो अगर कभी वो तकनीकी किताबें लिखवाए, अभी हाँ। जैसे नई शिक्षा नीति में बहुत सही चीज है मातृभाषा में पढ़ाई। जी अब जब हिंदी में पढ़ाई होगी तो हिंदी रोजगार से जुड़ेगी। जो डॉक्टर जी साहब कह रहे हैं हिंदी को अगर रोजगार से जोड़ा जाए तब आगे बढ़ेगी। जी। और वो हिंदी पर एहसान करने के लिए नहीं है, हाँ, वो आज अब मजबूरी बनता जा रहा है कि हिंदी में ही आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि ना अंग्रेजी में नई किताबें लिखने वाले लोग हैं, ना अंग्रेजी में पढ़ाने वाले टीचर भी तो अब नहीं मिल रहे हैं। जी इसलिए अब आने वाले टाइम में मजबूरी है कि आप तकनीकी शिक्षा हिंदी में ही देंगे। जी। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं रुड़कीज पढ़ा हुआ हूँ, तो हाँ। उस समय तो सारी पढ़ाई अंग्रेजी में होती इंग्लिश थी, आज भी होती है। जी लेकिन मैंने देखा बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे जो गांव से गोरखपुर, बलिया, लखनऊ, जी जी। ग्रामीण परिवेश से आते थे, उनका 1-1.5 साल तो इसी बात में निकल जाता था कि अपनी बात कह नहीं पाते थे। बिल्कुल। तो मेरा तो ये मानना है कि पढ़ाई मातृभाषा में हो, थोड़ा विषयांतर हो गया, लेकिन बात यह है कि जब हिंदी में पढ़ाई होने लगेगी तो फिर हिंदी रोजगार से भी जुड़ेगी और वो दिन बात सही बहुत है, दूर नहीं बिल्कुल है। आपसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। जी, 5-7 साल के अंदर अंदर हिंदी वाले खूब अच्छी नौकरी पाएंगे, तो जी। हिंदी में तकनीकी शिक्षा लेके आएंगे, क्योंकि अंग्रेजी वाले मिलेंगे नहीं। और हम तो ये कहते हैं खराब अंग्रेजी बोल के अगर हम लोग धीरे धीरे अंग्रेजी खत्म करें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब हिंदी को बहुत परिश्रम करने हिंदी को की जगह हाँ अंग्रेजी का बलात्कार शुरू करें। फिर बलात्कार किसी भी हालत में गैर कानूनी है, देखिए अपराध सर, है। इश्क क्या है वो? बलात्कार हो सकता है, हाँ, नहीं नहीं बलात्कार। नहीं 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 नहीं, क्या है वो, एक कहावत है ना कि इश्क और जंग में सब जायज है। हाँ। तो ये आप जो बात कर रहे हैं ना, लीगल इलीगल सब करना पड़ता है। मैं किशोर जी को ला रहा हूँ। किशोर जी, सर अब इश्क जब बात करिए ना, इश्क है, करिए, जंग क्यों लड़ रहे हैं? हमको जंग की आदत है, जंग के बाद ही शांति आती है। किशोर जी, जी मेरा जी सवाल आपसे है कि चलिए जी समाधान की तरफ बढ़ते हैं। दो लोगों ने कहा कि भाई तकनीकी शिक्षा को हिंदी में लाइए और रोजगार को लाइए। जी जी। क्या सिर्फ इतने से हिंदी समृद्ध होनी शुरू हो जाएगी, या हमको कुछ और भी करना पड़ेगा? देखिए, मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। एक जी। वातावरण बहुत ज़रूरी है हाँ हिंदी के लिए। दूसरी हाँ। चीज़ अभी हम लोग 16 दिन हम लोग पति-पत्नी अक्सर ये नेचुरोपैथी की प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाते हैं। सरकारी सुविधा हमें मिली हुई है कि हम जी 6 महीने पे जा सकते हैं और 16 दिन के लिए। जी। तो घर में हम बहुत स्वादिष्ट खाना खाते हैं, किसी के यहाँ रिश्तेदारी में जाते हैं, बहुत स्वादिष्ट खाना खाते हैं, मिर्च मसाले का खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। परंतु वहाँ हम लोग 16 दिन रहे, वहाँ बिना मिर्च मसाले का खाना, बहुत कम तेल का या बिना तेल का, वही चीज़ जो हम लोग बहुत मिर्च मसाला डाल के वो स्वादिष्ट बना देते हैं, वो बिना उसके भी वहाँ स्वादिष्ट लगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि हम लोग जो घर में अगर 2 रोटी खाते थे, वहाँ 4 रोटी खा जाते थे इस वजह से।
अब वो सरलीकरण ही तो हुआ ना, उसने उसको सरल बना के इस तरह से परोसा कि वो हम लोग को रुचिकर लगा, और 16 दिन हम लोगों ने बहुत आनंद से उसका उस खाने को खाया। ऐसे ही हिंदी की जरूरत है, हिंदी को सब तक पहुंचाने के लिए एक वातावरण ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे, और जहां तक रोजगार की बात है, देखिए ऐसा नहीं, अब लाखों लोगों को हिंदी फिल्मों से, टीवी चैनलों से, अखबारों से रोजगार मिला हुआ है। ठीक है, मेडिकल लाइन या कोई इंजीनियरिंग लाइन में इतना नहीं है, परंतु रोजगार तो मिला है ना, कि हिंदी के नाम पे सर मैंने। मैं रोकूंगा। पत्रकारिता जी। में आप कितने लोगों का आर्थिक रूप से मजबूत देखे हैं? बुरा नहीं मत देखिए, मानिए, अखबारों में रोजगार मिला है सर, हाँ वो मगर ठीक है। पत्रकारिता में आप दिल से बोलिएगा सर कि पत्रकारों की आर्थिक स्थिति का क्या हाल है। देखिए आज के युग में बुरी तो हालत। बहुत ही खराब है, वो तो मैं मानता हूँ उस चीज को। तो क्योंकि देखिए, आज से जब हमने लेखन शुरू किया था, आज से 40 साल पहले, तब अखबार वाले या पत्रिका वाले हमसे पूछते थे, भाई साहब कार्टून बनाने का कितना लोगे, आप इस लेख का कितना लोगे, और मुझे पैसा मिलता था, चाहे कोई नया अखबार भी होता था। आजकल जमाना ऐसा आ गया कि अखबार वाले कहते पहले हमारी मेंबरशिप लो, उसके बाद हम तुम्हारी छापेंगे। बहुत जगह अभी एक हमने विज्ञापन देखा, इतने लाइन की रचना छपवाने के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो ये उल्टा युग आ गया। तो ठीक है, अब ये समय के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज्यादा जो चीज हो जाती है उसकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है। गली गली में पत्रकार हो गए, गली गली में चैनल बन गए, गली गली में अखबार निकल रहे हैं। आप देखिए, जितने लोग जो पाठक है वो भी अखबार निकाल रहे हैं। तो जब बहुतायत होगी तो ये होगा। मगर मैं इस चीज को मानूंगा कि यार हमारा वातावरण दिया जाए, और उस क्लिष्ट चीज को भी हम थोड़ा दिमाग लगाएं उसके लिए, कि हम जैसे कोई गीत गजल लिखते हैं, कई शब्द उसमें जबरदस्ती हम तुकबंदी के लिए डाल देते हैं, फिर उसका मैं अर्थ खोजता हूँ कि इसका अर्थ सटीक बैठ रहा कि नहीं, तो मैं दिमाग लगाता हूँ, डिक्शनरी देखता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ, जब लगता है कि ये शब्द यहाँ मैंने सही फिट किया है तो उसको ओके कर देता हूँ। जी मैं आपके गीत गजल के पॉइंट पे मुझे एक बात समझ में आई कि अगर आप उर्दू में कोई गजल लिखेंगे तो उसमें भगवान का नाम नहीं ले सकते। हाँ, आपको उन्हें खुदा ही कहना पड़ेगा। हाँ, खुदा ही कहना, ठीक है ना। मगर ये हिंदी में, एक, हाँ, हिंदी में ये माफी है। ये एक अघोषित नियम उन्होंने बनाए हुए हैं। और हिंदी में जैसी हम बातें करते हैं तो फिर बातें आ जाती हैं कि नहीं नहीं, ये धार्मिक जो एक एंगल है ना, जो एक है कि उर्दू, मुस्लिम लीग ने जब बात करी कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है और उसी के बाद बंटवारा भी हुआ, तो ये वहां भी एक डिफरेंस है। और ये अतिक्रमण ही है कि किसी तरीके से आप, जब आप किसी भी देश के साथ, उसके पतन और उत्थान की दो ही बातें होती हैं, एक उसकी संस्कृति और एक उसकी भाषा। अगर आप दोनों को समाप्त कर देंगे तो वो देश समाप्त होता जाएगा। आपने जो बात कही कि आप नेचुरोपैथी में जाते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा का आनंद लेते हैं, मुझे उससे याद आया कि हम तो खैर कायस्थ हैं, तो हम लोग तो बहुत मिर्च मसाला और जबरदस्त खाने वाले लोग हैं, लेकिन भंडारे के आलू पूड़ी खाने में भी जो आनंद आता है, मतलब उसका टेस्ट हमेशा अलग रहता है। तो मैं इसी सवाल को राजेश जी को ले जा रहा हूँ, क्योंकि अब कंक्लूड करने का समय आ गया है। राजेश जी, क्या वाकई सिर्फ पत्रकार बेरोजगार या कम कमा रहे हैं, और ज्यादा कमाने की चाहत अगर बढ़ेगी तो हिंदी बढ़ेगी, या हिंदी की दुर्दशा सिर्फ इसीलिए है? क्या समाधान क्या है इसका? आवश्यकता क्या है, सवाल ये है जी, क्योंकि ये कोई बहुत भी अच्छा चीज सवाल है। हाँ, कि अगर उसकी आवश्यकता है तो वो धन भी अर्जन करेगी, वो प्रतिष्ठा भी अर्जित करेगी। अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं उनसे सहमत हूं जिन्होंने कहा अभी कि इतनी पंक्तियां छपवाने के लिए इतने पैसे देने होंगे। तो पंक्तियां छपवाना आपकी आवश्यकता है, किसी को पढ़ने की आवश्यकता उसे नहीं है। पढ़ने की आवश्यकता हो तो मैं, जो अच्छे वैद्य हैं, जो अच्छे चिकित्सक हैं, उनको हम खोजते हुए दिल्ली और हरियाणा और दूसरे प्रदेशों के शहरों तक, गांवों तक जाते हैं, क्योंकि उनके बारे में किसी ने हमसे कहा है कि वो बहुत अच्छी चिकित्सा करते हैं। इसी तरह अच्छे शिक्षकों के पास भी हम जाते हैं, उनका नाम होता है। मैंने इलाहाबाद, लखनऊ के बाद अब दिल्ली में भी दिखाई देता है कि फलाने सर की क्लास। जी। आवश्यकता आविष्कार की जननी ही नहीं है, केवल आवश्यकता आम आदमी की जो मूल है, मूल आवश्यकताएं जो हैं
उनमें भाषा भी है उसी तरह से। जी। लेकिन मैं यहाँ जरा सा ये कहना चाहता हूँ कि ना तो पत्रकारों की दशा खराब है जी, क्योंकि जो पत्रकार हैं वो उनको अलग से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता। बिल्कुल सही बात। स्ट्रिंगर को वो पत्रकार नहीं कह सकते। नहीं, स्ट्रिंगर देखिए, पत्रकारिता जो एक विधा है जी, उसके बहुत सारे भाग हैं। बिल्कुल उसमें सही बात। रिपोर्टिंग एक भाग है, जी। उसमें प्रूफ रीडिंग भी एक भाग ही है बिल्कुल। पत्रकारिता का। तो जी। वो सब पत्रकार नहीं है। हाँ। पत्रकार एक अलग विषय है। और उसमें अब पत्रकारों की अगर आर्थिक दशा के ऊपर बात करेंगे तब उनके काले चरित्र पर भी बात होनी चाहिए। जी। मैं वो स्वयं एक विषयांतर हो जाए। वो विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं उधर जा नहीं रहा हिंदी से अलग हाँ। हो जाएगा। कि भाई आप जो ये जो चैनलों के मालिक बने बैठे हैं, समाचार पत्रों के मालिक बने बैठे हैं, वो भी स्वयं को संपादक और पत्रकार ही कहते हैं। और उनकी आर्थिक दशा के बारे में तो किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। और जो जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर भी पत्रकारिता कर रहे हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छे धनवान हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो भिखमंगे जैसे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो भूखे जैसे। नोएडा में तो मुझे बिना कार के कोई पत्रकार दिखता ही नहीं। हाँ, मतलब ये भी एक बात है। बॉम्बे में तो कोई पत्रकार कार वाला ही नहीं नजर आया। ये आपकी खुशकिस्मती है कि अगर कार वाले पत्रकार नहीं है तो वो कुछ कर रहे होंगे कार प्राप्त करने के लिए। लेकिन पत्रकारिता का मतलब है एक समग्र रूप में सूचनाएं इकट्ठा करके और उसको जनता के समक्ष उस रूप में प्रस्तुत करना जिससे जनता जागरूक हो, उसके अधिकारों के प्रति वो सचेत रहे और उसे देश दुनिया की जानकारी मिल पाए। ये पत्रकारिता का एक स्वरूप मेरी निगाह में है। मैं इसे इसी प्रकार प्रभाषित करता हूं। लेकिन ये हम लोग मुद्दे पे आ जाएं। मैं उसी पर आ रहा हूं कि हिंदी जो है वो एक बहुत ही उदार मना भाषा है। उसने सदियों में अनेक शब्दों को विभिन्न भाषाओं से ग्रहण किया है, जैसे ताबड़तोड़, दरोगा, दुकान, चौकी। ये हिंदी के शब्द नहीं है। ये हमने कोई तुर्की से लिया है, कोई फ्रांसीसी है, कोई डच है, कोई पुर्तगाली, स्पेनिश, ये सब शब्द वहां से आए हैं हमारे पास। और नाउन है। हाँ, ये नाउन है। इनका हम बहुतायत में उपयोग करते हैं। जी। और वो इतने आत्मसात हो गए हिंदी के साथ कि उनके बगैर हिंदी भाषा की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार उर्दू से भी बहुत सारे शब्द हमारे पास आए हैं और अब दूसरी भाषाएं भी हिंदी के शब्दों को ले रहे हैं। मैं आज सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि विश्व के 28,000 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। और जिन देशों को हम कहते हैं कि वो अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के प्रति बहुत ही जागरूक और आक्रामक है, वहां पर हिंदी पढ़ाई जा रही है। ये हिंदी का उन्नयन है, विकास है, उसकी समर्थता है। बहुत सारे छात्र 1,08,030 बच्चे हैं पूरे 28 महाविद्यालयों में। ठीक है, 28,000 आप एवरेज देखिए। 28,000 जो आपने महाविद्यालयों की बात की, उसमें 1,29,000 के आसपास ही 8,29,000 के बाद ही बच्चे हैं। मतलब एवरेज हर विद्यालय में 4 ही है, 4 या 5 हैं वो, है ना जी? आप ये कह रहे हैं। कोई बात नहीं। विश्व की दूसरी बड़ी भाषा है हिंदी बोले जाने वाली, 420 मिलियन। और उसकी वजह केवल ये है कि भारत की जनसंख्या ज्यादा है। जी। बस वही मंदारिन की भी यही स्थिति है। मंदारिन भी विश्व की सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन वो भी चूंकि उसी देश में उसकी जनसंख्या ज्यादा है और वही लोग बोलते हैं, इसलिए वो डोमिनेट कर रही है पूरे विश्व भर के भाषा के रूप में। है नहीं जी? हिंदी बहुत उदार मना भाषा है। इसमें जितने विस्तार से आप चाहे लिख सकते हैं और जितने बड़े पैराग्राफ के नीचे लिख सकते हैं यथोचित। इतने से काम चल जाता है। इस भाषा का बड़ा सौंदर्य है। इसमें इसके प्रति किसी भी निराशा और किसी भी ये मानने की जरूरत नहीं कोई भाषा इसमें अतिक्रमण कर लेगी, बल्कि हिंदी रोजाना निखर रही है और
फिर वही बात मैं सभी अपने सहभागियों से सहमत हूँ कि रोजगार के संदर्भ में भी भाषा का एक बड़ा योगदान होता है कि यदि रोजगार उससे मिलता है तो वो भाषा पनपती है। जैसे आप मॉल्स में नौकरी करने जाए तो आपकी ड्रेस बदल जाएगी, आपकी ड्रेस बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, जो घर में आप करते हैं वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर मॉल में भी एक हिंदी का आदमी की अगर आवश्यकता पड़ने लगे तो निश्चित तौर पर हिंदी जानने वाले और हिंदी मानने वाले लोग बढ़ जाए। ठीक, तो मैं आज इस परिचर्चा को यही विराम देता हूँ। मैं आप लोगों से बात करते करते बहुत देर से सोच रहा था कि नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब इतनी हमारी संज्ञा कहते हैं। मैं मतलब जो बात कहना चाह रहा था, जो राजेश जी कह रहे थे कि हमने चौकी शब्द ले लिया, या तो मैंने कहा ये सब संज्ञा हैं। किसी भी भाषा में जब हम नाउन को ट्रांसलेट करते हैं तो उसको एज इट इज ले लेते हैं। जैसे राम को हम रामा ही कहेंगे इंग्लिश में, राम का कोई ट्रांसलेट नहीं करेंगे, और वो उस भाषा की मजबूरी रहेगी। फिर भी मैं इस मामले को आज इस परिचर्चा में हम लोग एक हमारा जो एक सबका एक मत है कि हिंदी को समृद्ध करने के लिए वापस उसकी जो हमें व्याकरण और उस पर बात करने के लिए सबसे पहली बात है कि वो रोजगार की भाषा बने। क्योंकि जब रोजगार आएगा तभी उसके लिए लोगों के मन में उसको लेके सम्मान जागृत होगा, और जब सम्मान जागृत होगा, किसी भी भाषा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसके जानने वाले उसको लेकर सम्मान फील करें। और हिंदी के साथ ये एक थोड़ी सी परेशानी है कि हम हिंदी को लेकर बोलने में खुद ही हीन महसूस करते हैं। ये हमारी भी मनोदशा है और सामने वाले की भी मनोदशा है कि अच्छा हिंदी बोलने वाला है, इसको नहीं आता होगा। तो जब भाषा से रोजगार जुड़ेगा और सम्मान जुड़ेगा, एक्चुअल सम्मान, ये सम्मान समारोह वाला नहीं जो हिंदी दिवस के दिन होता है, तो शायद हिंदी पर वापस हम लोग बात करना शुरू करेंगे। अस्थाना जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अपनी बातचीत में हिंदी का उपयोग करता हूँ और मुझे इस पर बहुत गर्व है। जी जी, आज आप कह रहे हैं वाली बात। मैंने तो पिछले 40 साल से सिर्फ हिंदी में ही पत्र लिखे हैं। जब सरकार ने अंग्रेजी में पत्र लिखना मना है, तो मैंने तो पिछले 40 साल से सिर्फ हिंदी में ही पत्र लिखे। जी, मैं विदा होते आप लोगों से, मैं विदा समय आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा। उर्दू शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। दरख्वास्त करूंगा, या अगर प्रार्थना कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अनुरोध करूंगा, अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे। किसी की शान में कोई गुस्ताखी किया हो तो मैं सॉरी बोलूंगा, माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ सम्मान का नहीं है, यहाँ बात यह है कि हम सब लोग मिलकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी भाषा को कैसे वापस सम्मान दिलाया जाए, कैसे वापस उसको जन जन की भाषा, ऐसी भाषा जिससे रोजगार भी मिले। क्योंकि सब आदरणीय लोग हैं और मैं बीच में कुछ एक दो बार टोक दिया। नहीं, कोई नहीं। जी। तो आज हम इस परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं, इसी नोट के साथ कि जब तक हिंदी को रोजगार की भाषा नहीं बनाया जाएगा, सम्मान उसको बात करते हुए नहीं लगेगा, तब तक ये क्लिष्ट है या ये मजाकिया है, ऐसी बातें होती रहेंगी। ठीक वैसे ही जैसे हमारी फिल्मों में हिंदी जानने वाले चरित्रों को मजाकिया बना दिया जाता है। आज की परिचर्चा में को लेकर जो भी आपके विचार हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कल फिर हम लोग किसी मुद्दे पर मिलेंगे नए लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।